हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आज मैं लेकर के हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों का डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल निकट है और इंग्लिश सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी की ये मैराथन क्लास की वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर के हाजिर हुई हूँ। और निश्चित रूप से यह पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों में से किसी भी प्रशिक्षु का बैक नहीं आएगा इस बार इंग्लिश विषय में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश के मैराथन क्लास के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्नों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जहाँ से आपकी परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और निश्चित रूप से इन प्रश्नों को अगर आप कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप से 5 नंबर और साथ ही साथ सभी प्रकार के प्रश्नों को मैं इस वीडियो के अंतर्गत सम्मिलित की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है एज वेल एज इज, एज वेल एज है। ऑप्शन नंबर ए है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर बी है इलेटिव कंजक्शन, ऑप्शन नंबर सी है अल्टरनेटिव कंजक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी है एडवर्सिव कंजक्शन। तो फ्रेंड्स, इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? फ्रेंड्स, यहाँ पर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है कि जोड़ बताने वाले कंजक्शन, मतलब कि जिसमें एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से जोड़ा जाता है। ठीक है, उन्हें जोड़ बताने वाले कंजक्शन को ही क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। जैसे कि जब आप दो वाक्यों को किन्हीं किन्हीं चीज़ों के माध्यम से जोड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एज वेल एज है, तो एज को वेल के साथ जोड़ा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप एंड के साथ भी कुछ वाक्य को जोड़ते हैं तो एंड भी आपका क्या हो गया? क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली आप लिखते हैं ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो में नॉट ओनली बट के साथ आप ऑल्सो को जोड़ करके ही इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके क्यूमुलेटिव कंजक्शन के। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो होते हैं जो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि एज वेल एज में वेल का यूज करके आप एज को आपस में जोड़ रहे हैं। उसके बाद आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बट के द्वारा आप नॉट ओनली और ऑल्सो को जोड़ करके आप कंजक्शन बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एंड के द्वारा जब वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी वाक्य अब आप बताते हैं किसी को तो आप एंड करके एंड ये हुआ, तो फ्रेंड्स एंड के द्वारा आप किसी वाक्य को भी जोड़ते हैं तो वो भी आपका क्यूमुलेटिव कंजक्शन के ही अंतर्गत आता है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अगर एज वेल एज की जगह आपको नॉट ओनली बट आल्सो भी दे दिया जाए कि यह किस प्रकार का कंजक्शन है, या एंड दे दिया जाए कि एंड किस प्रकार का कंजक्शन है, तो आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन ही उस पर टिक करेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, एडवर्सिव क्लासेस आर। एडवर्सिव क्लास कौन से हैं इनमें से फ्रेंड्स? तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। फ्रेंड्स, एडवर्सिव क्लासेस होती क्या है, सबसे पहले यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे कंजक्शन होते हैं जो दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध व्यक्त करें। जैसे कि 2 कथन दिया गया हो और दोनों कथनों में एक दूसरे के प्रति विरोधाभास होता है। ठीक है, उसे ही एडवर्सिव कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ और आपसे इन वाक्यों के अलावा दिया जाए तो आप लोग उन क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जाएगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आपसे दूसरी प्रकार से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बिल्कुल आप लोगों को सही ढंग से बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं एडवर्सिव क्लासेस की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बट का यूज करके विरोधाभास हो, वाक्यों में 2 वाक्य हो और उनमें बट का यूज करके विरोधाभास प्रकट हो। स्टिल का यूज हो, स्टिल, बट स्टिल, एट। ठीक है, एट का यूज करके विरोधाभास
प्रकट किया जाए, वाइल का, ओनली का। इस प्रकार से आप जिस वाक्य में पाएंगे कि विरोधाभास है, पहले आप वाक्यों को समझ लीजिए। जैसे कि पहला है व्हेन राजन केम हियर आई वॉज स्लीपिंग, मतलब कि जब राजन यहाँ आया तो मैं क्या कर रहा था, मैं सो रही थी। व्हेन राजन केम हियर, जब राजन यहाँ आया, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था या मैं सो रही थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने का और सोने में एक दूसरे में कोई भी मतलब मेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ठीक है। वाक्य क्या है, वाक्य एक दूसरे को समर्थन नहीं कर रहा है, एक दूसरे का समर्थन ये वाक्य नहीं कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसलिए यह क्या हो गया, एडवर्सेटिव कंजक्शन या एडवर्सेटिव क्लासेस हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, एट ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वह क्या है, ईमानदार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुअर और ईमानदार, ठीक है, इन दोनों में विरोधाभास है, एट के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स यह भी क्या हो गया, एडवर्सेटिव क्लासेस के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट है आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, मतलब कि मैं आपके साथ जाऊंगा या मैं आपके साथ जाऊंगी व्हेन यू रिटर्न, जब आप वापस आते हो, मतलब तुरंत नहीं जाऊंगी मैं, जब आप वापस आओगे तब मैं जाऊंगी आपके साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये व्हेन के साथ ये जुड़ा हुआ दो वाक्य है, ठीक है, यू रिटर्न एंड आई शैल गो विद यू, ठीक है, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न। तो यहाँ पे व्हेन के द्वारा ये दोनों वाक्य जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी क्या हो गया, एडवर्सेटिव क्लासेस के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल द एबव। ओके फ्रेंड्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा वाक्य जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है, शी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ऑप्शन नंबर बी है आपका, शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी है, शी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। ऑप्शन नंबर डी है, शी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिए क्या क्या मिस्टेक है, इसको समझिए। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, शी सेड दैट द बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्रेंड्स बर्ड केवल एक चिड़िया के साथ आर का यूज आप नहीं कर सकते हैं, जब ढेर सारे पक्षी होते हैं तभी आप आर का यूज उनके साथ करते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सी सेज द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बर्ड्स के साथ इज एम आर का यूज नहीं, मतलब यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा, तो आपका आर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यह भी वाक्य बिल्कुल रॉन्ग है, यह भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, सी सेड दैट द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो फ्रेंड्स बर्ड्स के साथ इज का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि बर्ड्स मतलब ढेर सारी पक्षी, ढेर सारी चिड़िया। तो चिड़िया के साथ आप क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, सी सेड दैट द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब वर्ड्स, क्योंकि सेड है यहाँ पे, पास्ट टेंस का यूज हुआ है, तो पास्ट टेंस में वर ही यूज होगा वर्ड्स के साथ। अगर देखिए सिंगुलर है सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब कि बर्ड है आपका, ओनली वन चिड़िया की बात अगर हम केवल एक पक्षी की बात अगर हम करते हैं या किसी एक चीज़ की बात करते हैं, एक वचन के साथ हम हमेशा इज का यूज़ करते हैं या वाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे बहुवचन यानी प्लूरल आ जाता है, वहाँ पे हम वर का यूज़ करते हैं, या फिर प्रेजेंट टेंस में आप आर का और पास्ट टेंस में आप वर का यूज़ करते हैं। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वर्ड्स है, तो वर्ड्स के साथ आप वर का यूज करेंगे, वर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट स्पीच। इनमें से कौन सा आपका डायरेक्ट स्पीच है क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है दिस, ऑप्शन नंबर बी है दिस, ऑप्शन नंबर सी है नाउ, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट
स्पीच इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच है? तो फ्रेंड्स इनडायरेक्ट स्पीच इनमें से कौन कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की। ऑप्शन नंबर ए है टाइम, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए है डैट, ऑप्शन नंबर बी है दोज, ऑप्शन नंबर सी है डैट डे, ऑप्शन नंबर डी है ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि ये सभी आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि आप जो है डायरेक्ट में दिस जो होता है उसको ही इनडायरेक्ट में डैट यूज करते हैं, डैट लिखते हैं। डायरेक्ट में दीज है तो इनडायरेक्ट में दोज होता है, डायरेक्ट में नाउ है तो ठीक है, और इनडायरेक्ट में आपका देन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे डेट डे भी आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे ऑल द अबव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है टाइम, ऑप्शन नंबर बी है पर्पस, ऑप्शन नंबर सी है कंडीशंस, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तीनों ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के काइंड्स होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर। कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है एज लॉन्ग एज, ऑप्शन नंबर बी है ऑल्दो, ऑप्शन नंबर सी है एज इफ, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। ये तीनों ही है, ठीक है। और इनके अलावा आप लोग को समझ लीजिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आप लोग का वंस भी आता है, ONCE वंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइल भी आता है, नोट कर लीजिए, वाइल भी अगर आपको दिया गया है तो वाइल भी होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स व्हेन भी आता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, वंस, वाइल, व्हेन, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट आपका व्हेन एवर, ठीक है, व्हेन एवर भी आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत ही आता है। एक सेकेंड, वंस, वाइल, व्हेन आपको मैंने बता दिया है, व्हेन एवर, व्हेन एवर, व्हेन एवर भी आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका बिफोर, बिफोर यानी पहले, ठीक है, बिफोर भी आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है। नेक्स्ट है आपका एंड आफ्टर, एंड आफ्टर भी आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए नोट करना, और इसके अलावा कुछ भी आए तो वो नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, अ गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी है बॉडी ऑफ द कंपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी है कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर। तो क्या होता है गाइडलाइंस डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन का? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है स्टडी द पिक्चर केयरफुली पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स, मतलब कि पिक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ना और पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स, और डिटेल्स में जो भी चीज़ें दी गई हैं उस पर पूरा ध्यान लगाना। नेक्स्ट है नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉजेज and the results that you see in the picture, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं डिस्क्रिप्टिव पिक्चर की गाइडलाइंस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर, लेटर्स के प्रकार बताइए, मतलब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स। ऑप्शन नंबर 2 टाइप्स कौन से? फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 ही प्रकार के पत्र होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक आपका इनफॉर्मल लेटर होता है, बस ये तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ गुड लेटर, गुड लेटर में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हेडिंग, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीटिंग, ऑप्शन नंबर
सी है बॉडी ऑफ लेटर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, मतलब ये तीनों ही कंटेंट एक अच्छे पत्र में होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु विल से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि उस किसने कहा है ऐसा कि टू टीच मतलब पढ़ाने के लिए वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर वर्क, मतलब हमारे कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट में ही जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है उसे हमें प्रयोग करना चाहिए पढ़ाने में। ऐसा किसने कहा है, हु विल से। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रायबर्न का कथन है ये, टू teach we must use experience already gained as starting point of our work। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, पॉपुलर फॉर्मेट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, हर्बर्टियन, मॉरिसन एंड इवैल्यूएशन अप्रोच। ये सारे अप्रोचेस में पॉपुलर फॉर्मेट क्या होते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये तीनों ही होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, तो प्री एक्टिव फेज क्या होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की का। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 के लिए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन, ये तीनों ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है कि राम और उसकी बहन दोनों फेल हो गए। तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इज, मतलब हम साबित कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है। यह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिंपल, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी है कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी है मिक्स्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट का बताया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के ही अगर टाइप्स पूछे जाए तो तीनों के ही 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट का बताया उसी तरह से आप पास्ट एंड फ्यूचर का यूज करके आप लोग जान सकते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट है, पास्ट टेंस इज डिवाइडेड इनटू, पास्ट टेंस डिवाइडेड होता है किस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, मतलब कि जैसा कि मैंने आपको भी बताया इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड ऑल ऑफ दिस, मतलब अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता 5 ऑप्शन होते तो फ्रेंड्स ये चारों में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पे 3 दिया गया है तो ये 3 भी इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस डिवाइडेड इनटू, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, तो ऑल ऑफ दिस इसके लिए भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। वैसे तो 6 होता है लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4, 5 दिया गया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 पर ही आप टिक करेंगे। जनरली 6 होते हैं लेकिन आप 5 को यहाँ पर टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे और कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो 6 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं। पहला आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम,
नोट कर लीजिए। फर्स्ट नंबर पे आ गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा के लिए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है। तो यह 6 प्रकार के आपके प्रीपोजिशन होते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, सम जनरल प्रीपोजिशंस आर, कुछ जनरल प्रीपोजिशंस होते हैं एट, ऑन, फॉर, तो ये तीनों ही होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार बताइए, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स कंजक्शन के काइंड्स की बात करें तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, 4 काइंड्स आप लोग नोट कर लीजिए, 4 काइंड्स होते हैं कंजक्शन के। पहला आपका क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप कंजक्शंस के बारे में बात करें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंजक्शन के, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे कि एंड, नॉर, सो, इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मीन्स बिकॉज, सिंस, आफ्टर, इस प्रकार के जो यूज होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन मतलब आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, सच, दैट, इस प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं वो कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम नेक्स्ट कंजक्शन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका होता है फ्रेंड्स कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है, कंजक्टिव एडवर्ब भी आता है कंजक्शन के अंतर्गत, कंजक्टिव एडवर्ब, ठीक है। तो यह 4 प्रकार के आपके कंजक्शन होते हैं, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिंग एंड कंजक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, ये तीनों ही प्रकार जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के होते हैं, अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, फिल द प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यू शैल कम डैश 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 एन आवर, तो यहाँ पे क्या आप फिल कर सकते हैं, क्या सुटेबल मतलब यहाँ इनमें से वर्ड है जो आप फिल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एट, ऑप्शन नंबर बी है टू, ऑप्शन नंबर सी है इन, ऑप्शन नंबर डी है ऑफ। तो यहाँ पे 26 के लिए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इन का आप प्रयोग करते हैं, वी शैल कम इन एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फ्रेंड्स, द बस वॉज पासिंग डैश 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 अ टनल, तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रो अ टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ही इज़ नॉट एलिजिबल डैश 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 द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर द पोस्ट, ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम बढ़ते हैं, fill in the blanks in the following sentence with an appropriate coordinating conjunction. ही इज़ वेरी पुअर डैश 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 ही इज़ हैप्पी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए मैंने आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कंजक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं एट, ठीक है, यहाँ पे था ही इज़ वेरी पुअर, एट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एट का यूज़ हुआ था, यहाँ पे हैप्पी का यूज़ हुआ है, ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सुब्रा इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल इज, तो यह किस प्रकार का सेंटेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो द न्यूज़ ऑफ हिज कमिंग इज़ नॉट ट्रू है, तो यह इसको आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द न्यूज़ दैट ही विल कम इज़ नॉट ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि व्हेन द सन सेट वी रिटर्न्ड होम,
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द सन सेट एंड वॉज रिटर्न होम। द ठीक है सॉरी, द सन सेट एंड बी रिटर्न होम, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन नंबर बी है सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, ऑप्शन नंबर सी है बायलिंगुअल मेथड, ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच या मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी है सेंटेंस पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है लेटर पैटर्न। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडजेक्टिव ऑफ डिफरेंस, डिफर का एडजेक्टिव क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और डिफरेंट। ठीक है फ्रेंड्स, डिफर का एडजेक्टिव होगा डिफरेंट। अब बात करते हैं कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही वेंट टू आगरा येस्टरडे, तो यहाँ पे होगा ही वॉज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड्स। कॉन्टिन्यूअस टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ही के साथ वॉज का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है ही वॉज गोइंग टू आगरा येस्टरडे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा द डॉक्टर डैश 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 आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड कम, यहाँ पे कम है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हो जाएगा केम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। नेक्स्ट है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नाउन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउन का फ्रेंड्स आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो यहाँ पे ठीक है पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर से। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्लास का हो जाएगा दिस इज़ द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, मतलब यह वही गांव है जहां मैं जन्म लिया था या ली थी। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड रीड, मतलब यह वही समय है जब तुम्हें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एडवर्ब क्लास का एग्जाम्पल, आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न। ठीक है, और वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब कि कठिन परिश्रम करो नहीं तो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। और आई शैल गो विद यू व्हेन यू रिटर्न, मतलब मैं आपके साथ जाऊंगी लेकिन जब आप वापस आ जाओगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस विच आर हैविंग वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हो गया ही इज आइदर अ थीफ और अ चीट, मतलब कि वह या तो चोर है या तो धोखेबाज है। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें कि एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लास होता है, जैसे कि ही इज आइदर अ थीफ और अ चीट। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है। जैसे कि एज सून एज आई रीच्ड द टीचर इंटर्ड द क्लास, मतलब कि जैसे ही मैं पहुंचा टीचर ने क्लास में इंटर किया। तो यहाँ पे नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर इंटर्ड द क्लास। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन प्रीपोजिशन। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। ही इज अंडर द बेड, वह बेड के नीचे है। हेयर टू एंड इन अंडर आर प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल फॉर अ प्रीपोजिशन इन एंड इनटू। तो इनका प्रयोग क्या होता है? स्थिरता के लिए होता है, जैसे कि सी इज इन द हाउस। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे कि सी जम्प्ड इनटू सी थम्ड इनटू सिल्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब डिफिनेशन देना है और एक सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज डेट हैव वन प्रिंसिपल क्लास एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास। मतलब कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है और एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लास होता है, वही जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। दिस सबऑर्डिनेट क्लासेस आर ज्वाइंट बाय सम इन कंजक्शंस, जैसे कि स्टैंड अप वेयर यू आर, मतलब कि जहाँ पर तुम हो वहीं पर खड़े हो जाओ, यह इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है राइट डाउन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का जो है प्रकार आपको बताना है, काइंड्स बताना है। तो सबऑर्डिनेट क्लासेस आर 3 काइंड्स। पहला है नाउन क्लास, दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है एडवर्ब क्लास। नाउन क्लास, adjective class and adverb class, there are 3 kinds of subordinate class. Next friends, fill the gap using the correct form of the verb given in the bracket. Shyam will have left for Mumbai before the rainy season begin. तो यहाँ पे begins हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, verb begins, शुरू होता है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ही इज रीडिंग द रामायण, तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, तो ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इस प्रकार से आप कंपाउंड सेंटेंस में आप इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश 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 योर सक्सेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन योर सक्सेस। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 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 मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। तो द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। तो यहाँ पे हो जाएगा द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सर्पेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान। तो एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान आप देखेंगे। पहला है द टीचर बिकम्स कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंस एंड सक्सेसफुल इन अचीविंग द एम्स, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर पुट्स इक्वल एम्फेसिस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लान विच reduce the possibility of over emphasizing or ignoring a particular aspect of lesson. नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राइट द डिफिनीशन ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन लिखना है। डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि जो नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध को दर्शाने के लिए, एंड सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ गुड लेसन प्लान। तो द पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ द आर द फॉलोइंग। पहला है एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिक अप्रोच, दूसरा है इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, नेक्स्ट है हर्बर्टियन अप्रोच, नेक्स्ट है आरसीईएम अप्रोच, नेक्स्ट है मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। गुड लेसन प्लान के अंतर्गत ये 5 काइंड्स आते हैं, ठीक है। पॉपुलर फॉर्मेट 5 आते हैं। पहला है एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिक अप्रोच, दूसरा इवैल्यूएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच, तीसरा हर्बर्टियन अप्रोच, चौथा है आरसीईएम अप्रोच और पांचवा है मॉरिसन्स अप्रोच और यूनिट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ हैड यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैड के साथ यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिस्कस द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान। गुड लेसन प्लान बनाते समय 2 विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान,
पहला है अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट है अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहला है इट इज क्लेम्ड टू बी द स्पीडिएस्ट एंड श्योरेस्ट प्रोसीजर ऑफ बिल्डिंग अप अ वास्ट वोकेबुलरी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की तरफ बल देता है। नेक्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल टाइम बाय ऑफरिंग अ सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग इंस्टेड ऑफ लॉन्ग डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए शीघ्र ही लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।